हेलो एवरीवन, सिमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग अभी स्फेरिकल मिरर को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक प्रॉब्लम कर रहे हैं जिसमें सपोज हमें गिवन है कोई कॉनकेव मिरर है, कोई कॉनकेव मिरर है आपके पास जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज है कुछ 30 सेंटीमीटर। और ये जो इमेज फॉर्म कर रहा है इसका मैग्निफिकेशन कुछ 2 है, ऐसे दिया हुआ है। मैग्निफिकेशन इसमें ऐसे बोला गया है कि साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज ट्वाइस। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है और उसकी इमेज जो बन रही है वो डबल साइज की बन रही है। तो हमें बताना है फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें पोजीशन बताना है, पोल से कितनी डिस्टेंस पे वो प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है, हमें ये बताना है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं कि मैग्निफिकेशन का हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ये 2 है। तो अब ये +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमें पता है कि अगर हम कोई कॉनकेव मिरर लें तो इसको हम 3 रीजन में डिवाइड करते हैं। पोल से फोकस तक का एक रीजन, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का एक रीजन, और एक माइनस इंफिनिटी और एक पोल से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो अगर हम लोग इस रीजन में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। तो इमेज की डिस्टेंस कम होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो क्या है यहाँ पर, यहाँ रखने पे मैग्नीफाइड इमेज बन सकता है? नहीं। लेकिन अगर हम इस रीजन में रखेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज इधर बनेगी और v ज्यादा होगा और u कम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट एक तो c और f के बीच में हो सकता है। दूसरा, अगर हम p और f के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट तो उसकी मिरर के पीछे इमेज बनेगी और वो मैग्नीफाइड होगी, क्योंकि अगर हम इस रीजन में रखेंगे p से f के बीच में ऑब्जेक्ट तो उस केस में v ज्यादा मिलता है, u कम मिलता है, तो यहाँ मैग्नीफाइड इमेज बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी। तो p से f में मैग्निफिकेशन +2 आएगा और c और f के बीच में रखेंगे अगर ऑब्जेक्ट तो उसकी मैग्निफिकेशन -2 आएगी। तो स्फेरिकल मिरर दो केसेस में मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है, एक जब c और f के बीच में और एक p और f के बीच में हो। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, केस 1, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन c एंड f है। अगर ऑब्जेक्ट c एंड f के बीच में है तो उस टाइम पे मैग्निफिकेशन कितना आएगा? -2, क्योंकि उस टाइम पे u भी निगेटिव होगा और v भी निगेटिव होगा। अगर दोनों निगेटिव होंगे तो मैग्निफिकेशन होता है -v/u। तो ये दोनों के निगेटिव साइन कट जाएंगे, ये माइनस साइन रह जाएगा, तो हम बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन माइनस। फिर हमें पता है m को हम u के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, f और f माइनस u इक्वल टू -2। तो अब अगर हम इनमें वैल्यूज डाल दें, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए हमें दिया हुआ था, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फोकल लेंथ हमारी हो जाएगी r/2। और इसका साइन क्या होगा? यहाँ पे देखिए जो भी हमें मेजर करना है पोल से मेजर करना है, ऑब्जेक्ट इस साइड कहीं है तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, तो मतलब इधर को प्लस होगा इधर को माइनस होगा। तो यहाँ पर फोकस इस साइड पड़ रहा है तो उसको हम माइनस में बोलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी -30/2 लिख देंगे, -15 सेंटीमीटर।
अब हमें देखिए फोकल लेंथ पता चल गई है और हमें यू निकालना है और मैग्निफिकेशन पता है, तो यहाँ पे डाल देंगे एफ ओवर एफ माइनस यू इक्वल टू -2 में -15 ओवर -15 माइनस यू इक्वल टू -2। देखिए जिस चीज का हमें वैल पता नहीं है साइन, यहाँ पर हमें वैसे u का साइन पता है, बट फिर भी अगर आप u को u लिख देंगे तो इसकी वैल्यू जब लास्ट में आएगी तो वो खुद से साइन के साथ में आएगी, तो इसलिए इसकी डालने की जरूरत नहीं है। जो आपको कैलकुलेट करना है उसका साइन नहीं लिखना होता है फॉर्मूले में, वो खुद से साइन के साथ में आएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं, जो हो जाएगा यहाँ से ऊपर नीचे से माइनस कट जाएगा, तो 15 इक्वल टू 2, 15 प्लस यू माइनस एक इधर रह जाएगा, तो यहाँ -15/2 -15 इक्वल टू यू। तो इससे हमें u की वैल्यू मिल जाएगी 22.5, और ये माइनस आ रहा है। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें पता है ये कहाँ पर आ रहा है मेजर, ये यहाँ पे कहीं आ रहा है C और F के बीच में, C और F के बीच में, तो ये माइनस होगा और -22.5। तो आप यहाँ पे देखेंगे P से F तक की डिस्टेंस कितनी आ रही है, 15, और P से C तक की डिस्टेंस है 30। तो 15 और 30 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कुछ 15, 15 और 30 के बीच में आनी चाहिए थी, तो वो आई हुई है। तो एक तो हमारा ये केस हो गया। फिर एक दूसरा केस हमारा क्या हो सकता है, केस 2, कि अगर m की वैल्यू प्लस 2 का क्या मतलब हुआ कि अगर हम p और f के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज पीछे को मैग्नीफाइड बनेगी। सबको याद होगा कि यहाँ पे रखते हैं तो उस केस में ये पीछे को बनता है। हम इसका ऐसे रे डायग्राम भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे अगर p लेते हैं, यहाँ पे f लेते हैं, c लेते हैं, अगर आपने ऐसे ऑब्जेक्ट रखा तो ये रे ऐसे जाके फिर फोकस से पास होगी, जो पैरेलल रे आ रही होगी वो फोकस से पास होगी, और जो पोल पे जाएगी वो जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे ही ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये सब कहीं पीछे से आते दिखेंगे, तो एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ कहीं कट कर रहे होंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा ऐसे मैग्नीफाइड ऐसे इमेज बन रहा हो। फिर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एफ ओवर एफ माइनस यू इक्वल टू, देखिए आप अगर ये फॉर्मूला नहीं भी याद रखते हैं तो भी हमारा फोकल लेंथ पता है, मैग्निफिकेशन पता है, तो एक m इक्वल टू -v/u फॉर्मूला यूज करिए और एक मिरर फॉर्मूला, दोनों को कंबाइन करके सॉल्व करिए। बेटर है कि दोनों से यूज करके पहले फॉर्मूला बना लीजिए फिर सॉल्व करिए। f की वैल्यू अब भी वही -15 होगी, फोकल लेंथ चेंज नहीं हुआ, मिरर वैसे ही रखा है, ये -15 माइनस यू इक्वल टू +2, तो इससे आ जाएगा -15 इक्वल टू 2, 15 प्लस, यहाँ पे ये माइनस कैंसिल हो चुका होगा, प्लस हो चुका होगा, तो 15/2 इक्वल टू 15 प्लस यू, तो u इक्वल टू आ जाएगा -15/2, मतलब -7.5 सेंटीमीटर। अब आप ये पोजीशन देखेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक में आ रहा है, पोल से फोकस के बीच में आ रहा है, क्योंकि पोल से फोकस तक की डिस्टेंस 15 है, ये उसका आधा है, तो इसे बीच में आने पर भी बन सकता है। तो ऐसे करके जो गिवन प्रॉब्लम था उसमें दो सिचुएशन थे, तो उनको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, जिसमें सपोज हमने एक कोई कॉन्वेक्स मिरर लिया हुआ है और इसके फोकस पे एक हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो हमें बताना है कि इस ऑब्जेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो प्रॉपर्टीज बतानी है, मतलब डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय
कॉन्वेक्स फोकस मतलब ये फोकस के बराबर जो डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पे रखा हुआ है। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, ये पोल से फोकस के बराबर रखा हुआ है। हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम फोकल लेंथ देखें, मान लीजिए कि लेट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज समथिंग एक्स, तो ये एक्स क्या होगा? एक्स यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड है, एक्स कुछ मैग्नीट्यूड है। तो ये साइन के साथ अगर लिखें तो ये क्या होगा? प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होता है, फोकल लेंथ यहाँ पर होता है, फोकस यहाँ होता है, ये प्लस में लिखेंगे। तो और ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है? ये फोकल लेंथ के बराबर रखा है, मतलब एक्स डिस्टेंस पे रखा है। तो u की वैल्यू क्या लिखेंगे? u को हम लोग माइनस एक्स लिखेंगे, क्योंकि अभी इस बार ऑब्जेक्ट इस साइड है। तो अब इससे हमारा इमेज कैसा आ जाएगा? 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f 1/b हो जाएगा -1/x इक्वल टू +1/x, तो v इक्वल टू आ जाएगा x/। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो x/2 पर बन रही है, और ये देखिए प्लस में है। पॉजिटिव का मतलब हुआ कि बिहाइंड मिरर, ऐसे कुछ आ जाएगा। इसको अगर हम रे डायग्राम में दिखाएं तो कैसा बन रहा होगा? अगर हम इस चीज को रे डायग्राम में दिखाएं, रे डायग्राम ध्यान रखिए कि जब आपको एक बार पता चल गया कैसे इमेज बन रही है तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि रे डायग्राम यूज करके ही आप इमेज बना रहे हैं। सपोज यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस केस में क्या हो रहा होगा? जो भी रेज ऐसे आ रही होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो सब कहाँ से आती दिखेंगी? फोकस से आती दिख रही होंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से आती दिख रही होंगी, और जो भी रेज ऐसे पोल पे आएंगी वो जितने एंगल पे आई होंगी उतने एंगल पे ऐसे चली जाएंगी। तो अब इन सबको अगर हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं यहाँ पे कट हो रहा होगा, तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बन रही होगी। तो देखिए ये प्रॉब्लम मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि हमें नॉर्मली ये रहता है कि फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा, बट वो किस सिचुएशन के लिए? कॉन्वेक्स मिरर में जब इधर फोकस होता है, उसका इधर फोकस नहीं होता है, इधर होता है, तो फोकल लेंथ की तरफ आने वाली जो भी रेज होंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी, वहां पे आप बोलेंगे इन्फिनिटी बनेगा। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इस साइड नहीं होता है, तो अगर इस साइड फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पे रखा गया है तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे नहीं बनेगी। ये कौन सा रीजन है जो हमने डिस्कस किया था? उसके अकॉर्डिंग फोर्थ रीजन है, तो इसमें इमेज कहाँ पे बननी है? फर्स्ट रीजन में। तो कहीं पे भी ऐसा दे दिया जाए कि फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पे रखा है, तो ये नहीं कि आपने तुरंत बोल दिया फोकल लेंथ पे रखा है तो आपने इन्फिनिटी पे बना दिया। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें। फिर हम लोग अभी और भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन है जिसमें कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, और ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा रखा हुआ है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक रॉड है जिसकी हाइट नेग्लिजिबल है, ये ए बी रॉड है जिसका ए वाला पॉइंट सी पर है और बी वाला पॉइंट सी और एफ के बीच में है। अगर ए बी की लेंथ हमें कुछ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 60 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है फाइंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, इसको हमने थ्योरी में कवर कर लिया था, अभी हम लोग उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर
ये 20 सेंटीमीटर का है, और यहाँ से पोल से अगर आप सी तक की डिस्टेंस देखेंगे तो 60 है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 40। यहाँ पर पोल हो जाएगा, तो पोल से पॉइंट बी की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 40। ये हमारा 20 है, टोटल ये डिस्टेंस गिवन है 60। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए की इमेज बनाएंगे, बी की इमेज बनाएंगे, और दोनों इमेज के बीच की डिस्टेंस लेंगे, तो वो हमारी लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगी। तो अब इमेज बनाने के लिए हमें पता है ए की इमेज। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये सी और एफ के बीच में ये पड़ रहा है बी वाला पॉइंट, तो ये बी की इमेज किधर बनेगी, इस साइड बनेगी। ये हाइट नेग्लिजिबल है ना, इसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेग्लिजिबल है, बस लेंथ आपको कंसीडर करना है। तो ए पॉइंट तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, उसकी इमेज ए पे बन जाएगी, सी पे ही बन जाएगी, और बी सी और एफ के बीच में सेकेंड रीजन में, तो उसकी इमेज थर्ड रीजन में बनेगी, कहीं यहाँ पे बनेगी। तो ये जो फाइनल हमें रॉड दिख रहा होगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। हालांकि इधर का अगर आप हाइट के साथ लेंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, बट अभी हम हाइट को नेग्लिजिबल ले रहे हैं, यहाँ पर इसकी हाइट नेग्लिजिबल है, ये ध्यान रखना है। तो ये ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा। तो सी से पोल से ए तक की डिस्टेंस तो वही 60 रह जाएगी, पोल से बी तक की डिस्टेंस हमें निकालनी है, वो आ जाएगी, तो दोनों का डिफरेंस लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें बी की इमेज बना रहे हैं, बी हमारा अभी ऑब्जेक्ट है, तो उसकी हमें इमेज बनानी है। तो यू कितना पकड़ेंगे बी के लिए, अगर हम देखेंगे तो -40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना पकड़ेंगे, -30 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूले में डाल देंगे 1/u, मिरर फॉर्मूले में 1/v = 1/f। तो -1/40 -1 ये +1/v = -1/30। तो 1/v = आ जाएगा 1/40 -1/30। तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 30 -40 अपॉन में नीचे आ जाएगा 1200। तो इसका मतलब हो जाएगा -1/20। मतलब v कितना आ गया इससे, v हमारा आ गया इससे -120 सेंटीमीटर। -120 सेंटीमीटर मतलब ये जो टोटल लेंथ आएगी, ये जो टोटल लेंथ आएगी P से B डैश तक की, वो 120 सेंटीमीटर आ गई। तो हमारी लेंथ ऑफ इमेज कितनी बोलेंगे, P से A तक की 60 है, तो ये 60 सेंटीमीटर आ गई। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ इमेज, इमेज कौन है यहाँ पे, A डैश B डैश, तो आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। P से B डैश और P से A डैश के बीच का डिस्टेंस दिया, तो ये आ गई। तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन हम कितना बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट की लेंथ में कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। तो ये देखिए लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का केवल अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो ये कितना हो रहा होगा, 60/23। और अगर हम साइन के साथ देखेंगे तो ये -3 है। -3 क्यों है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा हुआ है, ए बी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको ए को हेड लें, बी को टेल, तो उसकी इमेज कैसे आई है, ऐसे आई है ना? वो इन्वर्टेड आई है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सेकेंड और थर्ड रीजन में रखेंगे तो इन्वर्टेड ही इमेज बनेगी, या मिरर से हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है। अगर आप इस रीजन में भी रखेंगे, अगर आप इस रीजन में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज कुछ ऐसे आती है। हमेशा मिरर इन्वर्टेड इमेज ही बनाएगा, लेंथ वाइज मैं बात कर रहा हूँ, लेंथ वाइज। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन हमेशा माइनस आएगा। आपने पीछे भी देखा था फॉर्मूला क्या था लॉन्गिट्यूडिनल का, अगर छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है, स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए ऐसे था, तो ये टर्म प्लस में है, ये हमेशा माइनस रहेगा। तो मतलब लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन हमेशा निगेटिव में होता है। तो होप ये प्रॉब्लम क्लियर है सबको। अब ऐसे ही कुछ और भी प्रॉब्लम भी डिस्कस करने हैं।
अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये प्रॉब्लम मैं लिखता हूं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि तो देखिए ये प्रॉब्लम क्या है, इसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम दिया हुआ है कि एक्सट्रीमिटीज ऑफ द सोलर डायमीटर subtend a small angle theta at any point on the earth, find diameter of the image of the sun formed by a concave mirror of focal length f। ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिया है। सन जो है उसका डायमीटर मिरर पे, मतलब अर्थ पे मिरर है, तो अर्थ पे बोला गया किसी भी पॉइंट पे थीटा एंगल सबटेंड करता है, मतलब मिरर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। मिरर पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, पोल ले लीजिए, उस पे कर रहा है, तो उसकी जो इमेज बनेगी उसकी हमें लेंथ बतानी है। फोकल लेंथ एफ दिया है। अब देखिए हम यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। हमने जैसे पीछे ये कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर कोई भी मिरर लेते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती थी। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती। और अगर हमने ऐसे कॉन्वेक्स मिरर लिया हुआ है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से आती दिखती थी। ऐसा होता था। अभी देखिए अगर हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आ रहे हैं तो ऐसा है। लेकिन अगर रेज जो हैं वो पैरेलल आ रहे हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल पे ऐसे आ रहे हैं पैरेलल, ये सब ऐसे पैरेलल आ रहे हैं, तो तो उस सिचुएशन में ये जो रेज होंगे ये सारे के सारे किस पॉइंट पे कन्वर्ज होते दिखेंगे। ये देखिए ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये सब पी के क्लोज में जो हो रहा होगा उसके लिए बात कर रहे हैं। अगर पी के क्लोज में यहाँ पे सभी रेज आ रहे हैं तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे यहाँ पर एक पॉइंट होगा फोकल प्लेन, इसको बोलेंगे फोकल प्लेन, मतलब प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस को हम लोग फोकल प्लेन बोलेंगे। फोकल प्लेन क्या है? प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस। तो जो भी रेज होंगी जब वो पैरेलल ऐसे आ रही होंगी पोल के पास में, तो वो यहाँ पर आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकल प्लेन के किसी पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाएंगे। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो फोकस पे, लेकिन अगर एंगल पे ऐसे कुछ आ रहे हैं स्मॉल एंगल पर तो ऐसे ये सब फोकल प्लेन पे आ जाएंगे। सेम टाइप से हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी डायग्राम बना सकते हैं। अगर ऐसा कुछ कॉन्वेक्स मिरर है और ऐसे पैरेलल में रेज आ रही है, ये पैरेलल रेज है, ऐसे रेज आ रही है, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे जो फोकल प्लेन होगा वहां से आते हुए दिखेंगे। ये सभी हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे और इन सबको रिफ्लेक्ट कराएंगे, जैसे रिफ्लेक्ट कराएंगे, ये आप सब आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ फोकल प्लेन पे कोई पॉइंट होगा वहां से आते हुए दिखेंगे। तो हमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है कि इफ रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो भी पैरेक्सियल रेज की ही बात हो रही है, देन दे विल कन्वर्ज एट फोकस। फोकस कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। और
if rays are parallel and at some angle with principal axis, then they will converge or appear to diverge from a point which will be on focal plane। यहाँ पे भी ये कन्वर्ज और appear to diverge होगा ना, दोनों केस रहते हैं, कॉन्वेक्स में appear to diverge। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए जो हमें गिवन सिचुएशन है उसमें क्या बोला गया है कि सन है, अर्थ पे वो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो अर्थ पे अगर हमारा एक मिरर है तो इसके पोल पे भी अगर हम देखें तो ये मान लीजिए सन का ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो जो पोल पे पॉइंट आ रहा होगा ऐसे ये दोनों पॉइंट ऐसे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा होगा। ये हमने ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस दे रखे हैं। तो हमें इसकी यहाँ पे ये मान लीजिए फोकस है और ये हमारा फोकल प्लेन, ये हमारा फोकल प्लेन। तो हमें अब इसकी इमेज बनानी है। तो अब देखिए यहाँ पे आप ऐसा मान सकते हैं कि ए पॉइंट से बहुत सारे रेज पी के पास में आ रही है, पैरेलल। ए से जो भी पी की तरफ रेज आ रही होंगी पी के क्लोज नियर बाय में, सबको लगभग आप पैरेलल मानेंगे, बहुत दूर से आ रही है यहाँ पर और लगभग पी के एकदम क्लोज पॉइंट्स पे आ रही है ए से आने वाली रेज, तो वो सब पैरेलल होंगे, तो वो सब कहीं कन्वर्ज होके इधर कहीं कन्वर्ज हो जाएंगे। उनके लिए जो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उधर रिफ्लेक्शन होगा, तो इधर कहीं यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे होंगे। सेम में बी से आने वाले बहुत सारे रे पॉइंट पी पर आ रहे होंगे ऐसे पैरेलल, तो वो कन्वर्ज होके कहीं इधर इमेज बनाएंगे। बी का एंगल देखिए कम है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसका रिफ्लेक्टेड का भी एंगल कम आए, तो इनकी जो इमेज बनेगी हम ऐसे बना देंगे, इधर बी डैश और इधर ए डैश, कहीं यहाँ पर ऐसे ये सब जाते हुए हम दिखा देंगे, यहाँ पे कहीं हम इमेज बना देंगे। ए के लिए देखिए ये एंगल ज्यादा है तो हम ए के लिए ऐसे ये ज्यादा एंगल पे दिखाएंगे, बी के लिए एंगल कम है, ये अगर अल्फा एंगल है तो इसका अल्फा ऐसे दिखा देंगे, बी के लिए एंगल कम है तो वो, तो ऐसे इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। और ऑब्वियस भी है कि यहाँ पर अभी ऑब्जेक्ट रखा है तो ये अभी क्या है, थर्ड रीजन में है, थर्ड रीजन में है तो उसकी इमेज सेकेंड रीजन में आएगी, और थर्ड में भी एकदम इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो एकदम फोकस के पास में इमेज आ गई है और इन्वर्टेड इमेज बननी है, हाईली डिमिनिश, तो ये ऐसे बन गया। तो हमें अब इसकी लेंथ बतानी है, और ये देखिए ये जो भी है ये सब लगभग एकदम पी के एकदम पास से ऐसे आ रहे हैं रेज। तो अब हमें ये डिस्टेंस बतानी है, तो ये लगभग डिस्टेंस हम एफ मानेंगे, ये एकदम इसके क्लोज में, ये एंगल बहुत बड़े नहीं है बट समझाने के लिए ऐसा बड़ा दिखाया हुआ है। सन का जो भी ये एंगल वगैरह होगा, ये जो रेज आ रहे हैं एकदम ऐसे क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहे होंगे। तो अब हमारी ये लेंथ लगभग हम मान सकते हैं पी से बी डैश तक की ये कुछ फोकल लेंथ के बराबर है मैग्नीट्यूड में, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा आएगा। ये आप निकाल सकते हैं, एंगल अल्फा पे आया तो अल्फा पे गया, जो एंगल बीटा पे आया वो बीटा पे गया, तो इनके बीच का डिफरेंस इधर भी ये थीटा ही आएगा। तो ए डैश बी डैश की वैल्यू हम बोल सकते हैं फोकल लेंथ इंटू थीटा, हम आर्क लेंथ इंटू एंगल लगा देंगे, आर्क लेंथ इंटू थीटा लगा दिया। ठीक है, सभी को क्लियर है कैसे हमने सोचा यहाँ पर? यहाँ देखिए ये ध्यान रखिएगा कि ये जो थीटा होगा ये बहुत स्मॉल होगा,
क्योंकि सन बहुत दूर है, वो दूर से जो अर्थ पे एंगल बनाएगा वो बहुत छोटा होगा। तो बहुत छोटा है तो आप डायरेक्ट ऐसे लेंथ निकालने के लिए आप आर्क लेंथ इंटू थीटा करके सोच सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें, वो है वेलोसिटी ऑफ इमेज। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ। तो इसमें हम कुछ कुछ केसेस देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पोल हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग इधर को मान लेंगे कि एक्स एक्सिस है, पोल पे ओरिजिन है, और इधर को वाई एक्सिस मान लेंगे। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट इस साइड रखेंगे तो ये इंसिडेंट डायरेक्शन होगा, तो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इधर पॉजिटिव वाई। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ केसेस के लिए देखेंगे। जैसे पहले मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, तो उस केस में फिर एक में वाई एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है वो केस, फिर एक तीसरा जब वो ऐसे एंगल पे चल रहा है। तो ऐसे हम 3 केसेस के लिए देखेंगे। तो हम लोग पहला केस देख रहे हैं, देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along x, और अभी वो ऑब्जेक्ट वो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है वो केस। तो इसमें देखिए क्या हो रहा होगा, इसके मूव करने की वजह से क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के मूव करने की वजह से क्या होगा, जो इसका यू होगा, इस ऑब्जेक्ट का जो यू होगा वो चेंज करेगा। यू चेंज करेगा मतलब डी यू बाई डी टी जो होगा वो हमें इसका स्पीड दे सकता है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि पी से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको हम यू बोल रहे हैं, मतलब मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू है, तो उसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा डी यू बाई डी टी। ये हमेशा ध्यान रखना है, इसको हम बोलेंगे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये हमने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर दे देगा। और सेम वे में डीवी बाई डी टी जो होगा, v मतलब यहाँ पे इमेज की डिस्टेंस है, v और u ये सब मिरर के रिस्पेक्ट में है, इसलिए इनका डिफरेंशिएशन मिरर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देगा, ये ध्यान रखना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एस आई एम, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ऐसे बोलो। अब हमको इनको रिलेट करना है, तो रिलेट करने के लिए हम क्या सोच सकते हैं, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस 1/u स्क्वायर डी यू बाई डी टी माइनस 1/v स्क्वायर dv बाई डी टी इक्वल टू, ये देखिए फोकल लेंथ टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट के चलने की वजह से u चेंज हो रहा है, v चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट चल रहा है तो u चेंज हो रहा है, v चेंज हो रहा है, बट f फोकल लेंथ तो मिरर की फिक्स है, तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि माइनस 1/u स्क्वायर डी यू बाई डी टी को बोल देंगे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये बराबर हो जाएगा 1/v स्क्वायर स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर हो जाएगा माइनस, हमें इमेज का बताना है ना, स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर हो जाएगा, इसमें ध्यान रखना है इसको हमें बताना है, तो इसको इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर होगा माइनस ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इनटू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट। ठीक है, सभी को क्लियर है क्या हो रहा है। अब जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा कुछ कॉन्केव मिरर है जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है और वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, और
स्पीड ऑफ जो ऑब्जेक्ट दी हुई है कुछ है, वो सपोज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और सपोज यहाँ पे मिरर भी मूव कर रहा है, ये सब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिए हुए हैं। मिरर इज मूविंग विथ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और अभी ऑब्जेक्ट सपोज अभी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट पे पहुंचा हुआ है। कोई एक एग्जांपल, कोई एक डिस्टेंस ले लेते हैं, एक सिंपल सा हमने मान लिया कि वो अभी ऑब्जेक्ट जो है वो आर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो हमें इसके इमेज की स्पीड बतानी है, हमें बतानी है स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए यहाँ पे मिरर भी चल रहा है, तो हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर होगा माइनस ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब देखिए यहाँ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना हो रखा है, 1 -1, बट स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ इमेज माइनस स्पीड ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस स्पीड ऑफ मिरर। तो हमें ये बताना है, यहाँ सब कुछ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताना है। तो स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सबको आपको साइन के साथ ही डालना है, जो कुछ इधर को है उसको प्लस में डालिए पॉजिटिव डायरेक्शन में, जो कुछ इधर को उसको माइनस में, सबको साइन के साथ यहाँ फॉर्मूले में डाल दीजिए आप। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इक्वल टू -1 रहेगा इधर। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा, सॉरी मिरर का 1 है स्पीड, ये 1 रहेगा, 1 है, ये 1 है, और यहाँ पर ये 2 है, ये -1 है। स्पीड जो भी डालना है यहाँ पे सबको वेलोसिटी को साइन के साथ में, तो स्पीड ऑफ इमेज आ जाएगा देखिए ये कितना हो जा रहा है, 1 -1, और इधर से ये +1 जाएगा, तो अभी इस इंस्टेंट पर इसकी स्पीड 0 आ जा रही है, 1, और इधर से ये -1, तो अभी इस इंस्टेंट पर इमेज की स्पीड 0 है। तो सभी को क्लियर है क्या क्या किया मैंने। आपको ये u कुछ भी दे सकते थे ना, आपको जो भी u देते हैं आप पहले m वाले फॉर्मूले में डाल के m निकाल लेते, फिर यहाँ पे रख देते, और ऐसे रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। सबको साइन के साथ डालना है, जो भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा उसको प्लस में डालिए, जो भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा उसको माइनस में, और सॉल्व कर लीजिए। तो अभी हमने एक केस देखा जब ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, और वो प्रिंसिपल एक्सिस पे था। यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे ये भी इंपॉर्टेंट, अगर पैरेलल चल रहा होता एक्स एक्सिस के अलोंग बट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं होता तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, वो हम समझेंगे अभी आगे। फिर अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं केस 2, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग y। अगर अब वो y एक्सिस में मूव कर रहा होगा तो कैसा हो रहा होगा। तो अब देखिए y एक्सिस में मूव करेगा, तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट y एक्सिस में मूव करेगा, तो y एक्सिस में मूव करने की वजह से क्या होगा, उसका हाइट चेंज होगा, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होगा, और उसकी जो इमेज होगी उसका भी हाइट चेंज होगा। तो हमें अब यही देखना है कि वो हाइट किस रेट से चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमने इधर कहीं F है, इधर कहीं C है। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऐसे मूव कर रहा है y एक्सिस के पैरेलल, इधर हमने y एक्सिस लिया है और इधर को एक्सिस, सब कुछ ये पोल पे ओरिजिन लिया हुआ है। तो हमें अब जो HO होगा उसका जो डिफरेंशिएशन होगा, ये हमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट देगा विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और
एच आई होगा। देखिए एच ओ क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से आपने हाइट ली है ना, प्रिंसिपल एक्सिस मिरर पे है, तो आप मिरर के रिस्पेक्ट में एक तरह से देख रहे हैं वाई वाला। डी एच बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू। अब हमें इनको रिलेट करना है, तो रिलेट करने के लिए हम ऐसे सोच सकते हैं कि m इक्वल टू क्या होता है, एच ओ अपॉन एच, सॉरी उल्टा था, एच आई अपॉन एच ओ, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है। अगर मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं तो हमेशा ध्यान रखिए ट्रांसवर्स की बात कर रहा हूँ ना, लैटरल मैग्निफिकेशन। तो एच आई इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ, एम इंटू एच ओ। अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अभी ध्यान रखिए यहाँ पर जब हम y एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगे ऐसे, तो u चेंज नहीं होगा, u चेंज नहीं होगा तो v भी चेंज नहीं होगा, तो ये m कांस्टेंट है। लेकिन हम जब थर्ड केस देखेंगे, जब हम एंगल पे चलेंगे तो u चेंज होगा, u चेंज होगा तो m भी चेंज होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अभी m कांस्टेंट है, यहाँ पे m अभी कांस्टेंट है। अब दोनों साइड अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो डी एच आई बाई डी टी इक्वल टू आ जाएगा m डी एच ओ बाई डी। मतलब y एक्सिस के अलोंग जब चल रहा होगा तो स्पीड ऑफ इमेज जो y एक्सिस में होगा वो बराबर हो जाएगा m इंटू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो y एक्सिस में। ये y एक्सिस के अलोंग हम ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो m का साइन होगा उसके अकॉर्डिंग इनका साइन आएगा। अगर m माइनस में है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव y एक्सिस में चलेगा तो इमेज निगेटिव y एक्सिस में चलेगा। अगर m प्लस में है तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। अब जैसे एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। सपोज एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसे चल रहा है, कुछ 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। फॉर्मूला में कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों के लिए सेम लगेगा, कोई एक के लिए डिराइव कर देता हूँ बट वो सबके लिए वैलिड है। आर की वैल्यू मान लीजिए कुछ 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है कुछ मान लीजिए 1 mm/सेकेंड। वाई एक्सिस के लॉन्ग मैग्नीट्यूड है, तो हमें इमेज की स्पीड बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मिरर रुका हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे वाई एक्सिस में इमेज की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट इन वाई एक्सिस बराबर होगा m इंटू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई एक्सिस। m कितना आएगा यहाँ पर, तो m के लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे f ओवर f माइनस। f कितना हो रखा है, r 30 है तो f 15 आएगा और प्लस में आएगा, कॉन्वेक्स मिरर है। हमेशा ध्यान रखिए कि साइन कन्वेंशन इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो कॉन्वेक्स रे का ऐसे 15 प्लस में आ जाएगा, रे जैसे आ रहे होंगे इंसिडेंट रे। और नीचे 15 और u की वैल्यू -20 डालेंगे तो 15/35। तो हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ इमेज इन वाई एक्सिस होगा 15/35 इंटू 1 mm/सेकेंड। तो ये काफी छोटी वैल्यू आएगी, mm में प्लस में आएगी। प्लस का मतलब होगा जब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा होगा तो इसकी इमेज कहीं यहाँ बनी होगी और वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, क्लियर है। तो ये दो केसेस हो गए। अब थर्ड केस हम देखते हैं, केस थ्री। केस थ्री में सपोज मैं कोई एक मिरर लेके सिचुएशन समझा रहा हूँ बट दोनों के लिए वही सेम चीज करनी रहेगी, सब सेम एक्सप्रेशन ही यूज करेंगे। कोई ऑब्जेक्ट है और वो सपोज ऐसे जा रहा है, उसकी वेलोसिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसे है थीटा है। तो अब देखिए क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर को एस ओ कॉस थीटा और एक इधर को एस ओ साइन। अब देखिए ये जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर हम सॉल्व करें, इधर हमने एक्स एक्सिस लिया है, इधर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के लॉन्ग सॉल्व करें तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें आ जाएगा dv बाई dt
इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी। तो यहाँ पे ये डी यू बाई डी टी ये क्या बताएगा, एक्स वाली वेलोसिटी बताएगा। तो हमारा एस ऑफ आई इन एक्स एक्सिस, ये सब मिरर के रिस्पेक्ट में ध्यान रखिए ना, इक्वल टू माइनस एम टी स्क्वायर इंटू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्सिस। अब इनकी वैल्यूज हम डाल देंगे ना, ये एस ओ एक्स यहाँ पर अभी हम डाल देंगे, ऑब्जेक्ट एस ओ इंटू कॉस थीटा। तो ऐसे इमेज की हमें एक्स वाली वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, सभी को क्लियर है? एक्स वाली ऐसे हम रिजॉल्व कर लेंगे, ये पोजीशन दी होगी हमें कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे और ऐसे करेंगे। फिर सेम वे में वाई एक्सिस के अलॉन्ग जब करेंगे, वाई एक्सिस में करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है हमारा माइनस वी बाई यू। अब देखिए यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट चलेगा, जब ऑब्जेक्ट चल रहा होगा तो यू चेंज हो रहा है, ऐसे यू चेंज हो रहा है, तो यहाँ यू चेंज हो रहा है, वी चेंज हो रहा है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि एफ कांस्टेंट है, एफ चेंज हो रहा है, एम चेंज हो रहा है, सॉरी, एफ ओवर एफ माइनस यू, एफ कांस्टेंट है, यू चेंज हो रहा है, तो एम चेंज हो रहा है, और हमें पता है एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू एम लिखते हैं हम लोग, तो इसका मतलब हुआ एच आई इक्वल टू एम इंटू एच ओ। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो इस बार m को कॉमन नहीं ले सकते, m कांस्टेंट नहीं है, तो हमें दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक एक करके प्रोडक्ट रूल से। एच आई इक्वल टू आया m इंटू एच ओ, m मतलब वही ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, तो डी एच आई बाई डी टी इक्वल टू, एक बार m को बाहर लेंगे, डी एच ओ बाई डी टी कर देंगे, फिर एक बार एच ओ को बाहर लेंगे और डी एम बाई डी टी कर देंगे। ये वाला पार्ट तो आप सीधे y एक्सिस में जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वो डाल देंगे, ये वाला पार्ट क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग y एक्सिस, साइन के साथ में, पॉजिटिव y एक्सिस में तो प्लस, नेगेटिव में तो माइनस, और dm बाई dt की वैल्यू m को लिखेंगे f ओवर f माइनस और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, f बाहर आ जाएगा, f 1 अपॉन f माइनस यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन f माइनस यू का होल स्क्वायर बाहर आएगा, माइनस 1 बाहर आएगा, फिर f माइनस यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस डी यू बाई डी टी बाहर आएगा, तो ये पूरा टर्म बन जाएगा m इंटू एच नॉट बाई डी टी प्लस एच नॉट एफ ओवर, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी। तो ऐसे पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा अगर ऑब्जेक्ट कोई एंगल पे मूव कर रहा है। अब देखिए इनमें नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कोई एक पार्ट इसका जीरो रहता है, जैसे मान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है और फिर फेंका गया तो एच ओ जीरो हो जाएगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। या फिर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रहा है कुछ हाइट पर, तो एच नॉट कांस्टेंट, अगर हाइट कांस्टेंट है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि कोई एक टर्म कांस्टेंट हो, बट फिर भी क्वेश्चन कुछ भी बनाया जा सकता है। तो हम लोग अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर पोल पर एक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट था, उसको कुछ ऐसे फेंका गया, तो हम लोग डायरेक्ट कंपोनेंट बता देते हैं। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो एक्स एक्सिस पे आया वो मान लीजिए कुछ आया 1 mm पर सेकेंड, और रिजॉल्व करने के बाद ये आया कुछ 2 mm पर सेकेंड, ऐसे दोनों वेलोसिटीज दी। तो हमें यहाँ पर इमेज की वेलोसिटी बताना है। अब देख रहे हैं यहाँ पर आप कि
एच ओ अभी जीरो है। एच ओ अगर जीरो है तो जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो उस टाइम पे ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। सॉरी, ये वाला टर्म एच ओ जीरो है ना, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, केवल ये वाला टर्म बचेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये किसके लिए, वाई एक्सिस के लिए बात चल रही है ना, वाई एक्सिस के वेलोसिटी निकालने के लिए। एक्स एक्सिस में तो कोई दिक्कत नहीं आई है, ये हम लोग जो कर रहे थे ये वाई एक्सिस के लिए बात चल रही थी। एक्स एक्सिस में तो अब भी वही सेम चीज है, सेम फॉर्मूला लगाना है। तो स्पीड ऑफ इमेज along एक्स एक्सिस में तो अब भी वही लगाएंगे, माइनस एम टी स्क्वायर इंटू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट along एक्स एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो मैग्निफिकेशन 1 है, -1, और ये हमारा +1 mm पर सेकेंड है, तो ये आ जाएगा -1 mm पर सेकेंड। फिर वाई एक्सिस के लिए जब हम लगा रहे होंगे, वाई एक्सिस के लिए जब लगा रहे होंगे तो यहाँ पर स्पीड ऑफ इमेज along वाई एक्सिस में हमें इसको डिफरेंशिएट करना था वाई एक्सिस के लिए। इसको डिफरेंशिएट करने गए तो इसमें ऐसे हमने किया, फिर एच ओ जीरो है तो इसको जीरो कर दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो यही टर्म बचा m इंटू डी एच नॉट बाई डी टी। ये क्या बच जाएगा, m इंटू डी एच नॉट बाई डी टी। अब ऐसे आ जाएगा, m की वैल्यू अभी कितनी हो रखी है, -1। एच ओ की वैल्यू कितनी है, मतलब ऑब्जेक्ट का वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितना है, डी एच ओ बाई डी टी मतलब वाई एक्सिस की वेलोसिटी +2 mm, तो ये आ जाएगा -2 mm पर सेकेंड। तो टोटल हम इमेज की वेलोसिटी बोल सकते हैं -1 आई कैप -2 जे कैप, ये सब पर सेकेंड। तो सभी को क्लियर है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल पे मूव करेगा तो हमें क्या करना रहेगा। ये देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि कब हमेशा एक टर्म जीरो हो, कई बार दोनों टर्म आ भी सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। m कांस्टेंट नहीं है, दोनों को लेते हुए डिफरेंशिएट करना है। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। सपोज कोई कॉनकेव मिरर है और इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अभी देखिए, सिंपलिसिटी के लिए मैं हर बार ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर ले ले रहा हूँ कि सॉल्व नहीं करना पड़े। ऐसे मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग 1 mm पर सेकेंड। ये हाइट कुछ मान लीजिए 2 mm है और ऐसे मूव कर रहा है, तो हमें यहाँ इमेज की वेलोसिटी बतानी है। देखिए, आपका पहली बार में ध्यान में हमेशा जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे एक्स में मूव कर रहा है तो इमेज भी इसका एक्स में मूव करेगा, आपको यही लगेगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे इमेज एक्स में भी मूव करेगा, वाई में भी मूव करेगा। जब ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा होगा तो इसकी इमेज कहीं इधर रही होगी, इस साइड में। जैसे जैसे ये सेकेंड रीजन में एंटर करता जाएगा, इसको थर्ड रीजन में जाना पड़ेगा, इस साइड। और जैसे जैसे ये इधर आ रहा है तो मैग्निफिकेशन बढ़ेगा, तो इसको वाई एक्सिस में भी कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ दोनों वेलोसिटीज होंगी, दोनों हम निकाल लेते हैं। एक्स में निकालने में तो कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। एक्स वाली इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो बराबर हो जाएगी -m स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस, ये 1 ले लेंगे। कहीं और देखिए ऑब्जेक्ट रखा होता तो हम निकाल लेते फॉर्मूले से, एफ ओ और एफ माइनस यू लगा के। मैंने अभी सिंपल सिचुएशन के लिए ऐसे ले लिया है, और ये कितना है, +1। तो एक्स वाली इमेज की वेलोसिटी आ गई -1 mm पर। फिर अब वाई वाला निकालना है। वाई वाले के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एच आई इक्वल टू एम इंटू एच ओ, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखिए, जब हम इस पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वहां देखिए एक्सप्रेशन याद नहीं रखना है ना, हमेशा आपको ऐसे लिख करके सॉल्व कर लेना है। एम बाहर करेंगे डी एच ओ बाई डी टी प्लस एच नॉट बाहर करेंगे डी एम बाई डी। तो इस बार देखिए क्या है, ये अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगा तो क्या इसकी आप हाइट बोलेंगे चेंज हो रहा है, नहीं। तो मतलब ये एच नॉट कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इस बार क्या रह जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा।
ये वाला टर्म बचेगा। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमें पता है m इक्वल टू कितना है, f ओवर f माइनस टू। तो dm बाई dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अभी हमने पीछे निकाला था, डायरेक्ट ही यूज कर लेते हैं, ये टोटल आया था ना पूरा डिफरेंशिएट करके। ना ये पूरा ऐसे आया हुआ था, ये पूरा टर्म। तो ये वाला टर्म ही यूज कर लेंगे, वैल्यूज डाल देते हैं। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये पूरा जो ये वाले टर्म की वैल्यू आई थी एच नॉट इंटू डी एम बाई डी टी की वैल्यू आ गई थी एच नॉट एफ ओवर एफ माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी प्लस में ये सब आया था ऐसे। एच नॉट की वैल्यू प्लस 2 mm है। फोकल लेंथ की वैल्यू यहाँ पे साइन के साथ डाल देंगे। फोकल लेंथ आपको सपोज कुछ दिया हुआ है, ये मान लीजिए 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये -10 डाल देंगे। साइन के साथ डालना है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा सारी वैल्यूज। एफ माइनस यू, तो ये कितना हो जाएगा -10, और u की वैल्यू सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो -20, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा इंटू डी यू बाई डी टी। डी यू बाई डी टी मतलब एक्स वाली वेलोसिटी, एक्स वाली वेलोसिटी ये प्लस में है तो +1। तो ये सारा सॉल्व होके आ जाएगा -20 अपॉन, नीचे देखिए +10 बचेगा, उसका स्क्वायर मतलब 100। तो यहाँ पे आ गया -1/5 mm पर सेकेंड। तो इसका मतलब हम लोग y एक्सिस में वेलोसिटी देख रहे हैं तो -1/5 है। तो हम टोटल वेलोसिटी कितनी बोल सकते हैं यहाँ पर? फाइनल हम लोग इमेज की वेलोसिटी बोल सकते हैं, x एक्सिस में -1 है मतलब -1 i के और -1/5 j के, सब कुछ mm पर सेकेंड। फिर अब कॉन्वेक्स, ये मिरर में एक और अब हमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है कि अगर मिरर स्फेरिकल ना होकर के पैराबोलिक हो तो वहां पर रेज कैसे आएंगी। तो एक और हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कि अगर मिरर हमारा पैराबोलिक हो, पैराबोलिक मिरर होगा और इसमें एक्स एक्सिस, मान लीजिए इसका ऐसे ये एक्सिस दिया हुआ है, ये इक्वेशन है, तो यहाँ पर जो भी ऐसे, ये एक तरह से इसका प्रिंसिपल एक्सिस है अभी, तो जो भी इसके ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रहे होंगे सब के सब एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे और वो उसका फोकस होगा। पैराबोला में हमें पता है कि फोकस कहाँ पर होता है। पैराबोला में हमें पता है कि अगर इक्वेशन लिखी हुई है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो a, 0 पे फोकस होगा, तो यहाँ पर अगर हम उससे रिलेट करें तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू एक्स, 8x दिया है ना, तो फोकस कहाँ पे आ जाएगा 2 पर। मतलब सारी रे जो भी आ रही है यहाँ पर ऐसे, ये सब यहाँ पर ऐसे 2, 0 से क्रॉस कर रहेंगी, ये हमें प्रूव करना है। देखिए जो हमने देखा था कि स्फेरिकल मिरर में केवल पैरेक्सियल रेज ही फोकस पे कन्वर्ज होते हैं, लेकिन पैराबोलिक मिरर में ऐसा नहीं है, सारी रेज यहाँ पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाले फोकस पे कन्वर्ज होंगे, वो पैरेक्सियल नहीं हो, मार्जिनल हो तो भी। यही हम लोग यहाँ प्रूव करने जा रहे हैं। तो हम लोग देखिए कुछ भी मान लेते हैं कि ये कुछ ए हाइट पर रे आ रही है, y इक्वल टू ए के लॉन्ग कोई रे आ रही है, ए कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2, 0 फोकस पे कन्वर्ज होगी, हमें ऐसा प्रूव करना है। हम यहाँ पर अगर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करें, इसका स्लोप मान लेते हैं m1 है और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल से अगर थीटा एंगल पे रे आई हुई है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा। ये वाला इस लाइन का नॉर्मल का स्लोप हम लोग मान लेते हैं कुछ m2 है और ये एंगल कुछ मान लेते हैं फाई। यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल दें तो हमें पता है कि ये एंगल आ जाएगा 2 थीटा। तो अब देखिए यहाँ पर m1 निकालने के लिए क्या करेंगे, टेंजेंट का स्लोप है तो dy बाई dx कर देंगे, dy बाई dx निकालेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 8x है,
तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 8। अब y की वैल्यू हमें गिवन है, किस पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, y इक्वल टू ए के लिए, तो यहाँ a डाल देंगे, तो 2 इंटू ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 8। तो इसका मतलब m1 की वैल्यू हमें मिल गई 4 बाय, अगर m1 मिल गया तो हम लोग नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये जो नॉर्मल है, ये हमने मिरर के इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट और नॉर्मल के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। तो हम लोग बोल सकते हैं कि m1 इंटू m2 इज -1, m1 इज 4 बाय a इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m2 हमारा आ गया, नॉर्मल का स्लोप आ गया। नॉर्मल का स्लोप अगर हम यहाँ से निकालें, अगर ये एंगल फाई बना रहा है, तो tan थीटा के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल फाई है, तो m2 को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि tan फाई ही हमारा m2 है। और अगर हम लोग m2 को थीटा के टर्म में लिखें, तो फाई हम लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा। तो mt की ये हो जाएगा माइनस tan थीटा इज m2 इज, और यहाँ माइनस आया हुआ है, -4/a, तो tan थीटा आ गया 4 बाई, तो ये हमने एक तो tan थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए, अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है वो कुछ x, 0 है, ये पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग इसमें मान लें, ये x, ये हटा देते हैं, ये जहाँ पे रे रिफ्लेक्ट होके इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को, उसका कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं x, 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। इस पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट हमें देखिए पता है, यहाँ पे हमें देखिए y का वैल्यू पता है a है, तो अगर हम ये इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमें x वाली वैल्यू मिल जाएगी, इस पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट मतलब ये डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर हम a डालेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जानी चाहिए, a² बाई 8 है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो हमें मिल जाएगा a²बाई 8। तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट कितना हो रखा है, a²बाई 8। ठीक है, सबको क्लियर है कैसे किया मैंने, ये हमारा, ये पैराबोला की इक्वेशन में जो भी अगर हम x या y कोऑर्डिनेट डालेंगे तो सेटिस्फाई होना चाहिए। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पता है ना, y इक्वल टू a है, तो डाला तो x कोऑर्डिनेट आ गया, x मतलब ये लेंथ हमें मिल गई। और हमने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x माना है, मतलब ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, x, और ये a²बाई 8 है, तो अगर हम अब ये लेंथ चाहें तो निकाल सकते हैं, x माइनस a²बाई 8, और ये वाली लेंथ y है, तो अब हम यहाँ tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। तो थोड़ा रब करना पड़ेगा, ये रब कर देता हूँ। तो अगर हम लोग tan 2 थीटा लगाएं, कौन से ट्राइंगल में लगा रहे हैं, ये देखिए ये ट्राइंगल है, यहाँ से ये वाला जो जा रहा है, ये वाले ट्राइंगल में, तो tan 2 थीटा इक्वल टू a अपॉन में x माइनस a²बाई 8, ऐसे लगा दें, tan 2 थीटा इक्वल टू a अपॉन में x माइनस a²बाई 8। अब tan 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan² थीटा। अब देखिए हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू, ये tan थीटा की वैल्यू है, ये वैल्यू आप यहाँ पे डाल दीजिए और इसको सॉल्व करिए, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी x इक्वल टू 2। तो इससे क्या समझ आ रहा है, वो a पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये पैरेक्सियल रेज है या मार्जिनल रेज है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, हर एक केस में वो फोकस पे ही आके कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो ऐसे हम लोग सोच सकते हैं कि पैराबोलिक मिरर के लिए हमेशा ये होगा। लेकिन अगर स्फेरिकल मिरर पे आप जाएंगे, स्फेरिकल मिरर में देखिए क्या है, जैसे आपने कोई भी पैराबोलिक मिरर लिया, तो आप इसको मान सकते हैं कि एक इसका
पोल के पास में जो इसका एक ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, तो अगर हम एक ऐसा उसी रेडियस का एक स्फीयर ले लें ना, देखिए यहाँ पे जैसे ये जो पैराबोलिक मिरर है, तो इसका इस पोल के पास में कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इतने पार्ट का, उसी रेडियस का अगर हम एक ऐसा मिरर ले लें, तो अब मिरर के लिए इतना पार्ट दोनों में आइडेंटिकल है, तो अब इस पार्ट पे जो भी रे आ रहे होंगे स्फेरिकल मिरर में भी, वो भी सब एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे, क्योंकि इसमें तो हमें पता है एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं। तो ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर में भी पोल के पास में, क्योंकि इतना पार्ट ही आइडेंटिकल है, आगे का पार्ट दोनों में अलग अलग हो जाता है सेट। कोई भी कर्व के लिए हम रेडियस ऑफ कर्वेचर देख सकते हैं ना, यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उतने रेडियस का हमने स्फीयर ले लिया है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें तो सारी रेज एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, और इसमें केवल इस रीजन में आने वाली रेज, क्योंकि आगे वहां पर चेंज हो गया है, सब एक पॉइंट पे होंगे, ये पार्ट अब सेम नहीं रहा। स्फेरिकल मिरर में अगर ये भी इस पार्ट की तरह होता सब कुछ, तो यहाँ पे सेम होता, बट ऐसा नहीं। तो हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर में पैरेक्सियल रेज के लिए सारे एक पॉइंट पे फोकस होते दिखेंगे, और पैराबोलिक में हर एक टाइप के रे मार्जिनल हो या पैरेक्सियल सारे के सारे एक ही पॉइंट पे फोकस हो रहे हैं। तो अब ये हमारा मिरर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग अब रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे।